उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की अगर जनजातियों की बात करें तो भारत में अगर जनजाति देखा जाए तो टोटल जो पॉपुलेशन है उनमें 8.6% जनजातियों का है। किंतु उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनजाति कितनी है तो उनकी जो परसेंट है तो वो 0.6% हो जाएगा। भारत में 8.6 और उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं तो 0.6% टोटल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश में जनजातियां हैं। जनसंख्या कितनी होंगी तो लगभग 11,34,273, ठीक है, इनकी टोटल जनसंख्या है। राज्य के कई जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं, किंतु जो सोनभद्र जिला है उसमें इनकी संख्या सर्वाधिक है। यानी कि सर्वाधिक एसटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं तो वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ कितना पाए जाते हैं तो यहाँ लगभग 3,85,000 जो है वो एसटी सिर्फ सोनभद्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो वो आपका सोनभद्र पहला हो जाएगा, दूसरा बलिया हो जाएगा और तीसरा देवरिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या कहाँ पाई जाती है तो सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है तो वो आपका बागपत हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। इसमें आप सोनभद्र बलिया याद करिए और इसमें आप सबसे कम में बागपत याद करिए। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट के अगर हिसाब से देखा जाए तो परसेंट और जनसंख्या दोनों हिसाब से सोनभद्र में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिए। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या और परसेंट दोनों है वो कहाँ होगा, बागपत हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो वो आपका थारू जनजाति है। और इसकी सबसे छोटी जनजाति की अगर बात होगी तो वो जनजाति का नाम है बनरावत। प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल कितनी जनजातियां थी तो केवल 2 जनजातियां थी, थारू और बुक्सा जनजाति थी। इन्हीं को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। किंतु 2003 में 10, ठीक है, और जनजातियों को शामिल किया जाता है। और वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं तो वर्तमान में जो सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां हैं वो 12 हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियां, उनका निवास स्थान देखते हैं। खरवार जो जनजाति या खैरवार जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है तो ये आपका पाई जाती है देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र। इसको याद करने का अगर तरीका देखें तो आप बड़े स्तर पे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। खरवार जो जनजाति है ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है तो देवरिया, बलिया, ठीक है, सोनभद्र। यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे खैरवार जनजाति पाई जाती है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार बॉर्डर पर खैरवार जनजाति पाई जाती है। अगला जनजाति आपका है गोंड, धुरिया और बुक्सा। ये कहाँ पाया जाता है तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये आपका नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है दोनों पे पाई जाती है गोंड और धुरिया जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो बुक्सा जनजाति आपका बिजनौर पाया जाता है और आगरा में पाया जाता है। थारू जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है, ये कहाँ पाया जाता है तो ये आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और ठीक है, लखीमपुर। यानी कि थारू जनजाति की जब बात आएगी तो ये कहाँ पाया जाता है तो नेपाल बॉर्डर का जो, ठीक है, जिले हैं वहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है। अगला जनजाति आपका है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये ललितपुर में पाई जाती है, क्योंकि सहरिया क्या है मुख्यतः मध्य प्रदेश की जनजाति है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला कौन सा, ललितपुर है। और ललितपुर में भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। बैगा सोनभद्र हो जाएगा। पंखा या पनिका कहाँ पाई जाती है तो सोनभद्र, मिर्जापुर हो जाएगा। अगरिया कहाँ पाया जाता है सोनभद्र हो जाएगा। पठारी कहाँ पाया जाता है सोनभद्र होगा। चेरो कहाँ पाया जाता है सोनभद्र, चंद्रौली। और भुइया या बुनिया कहाँ पाई जाती है ये सोनभद्र। कोशिश कीजिए आप खैरवार, बुक्सा, ठीक है, खैरवार, बुक्सा और थारू ये 3 जनजातियाँ याद कीजिए। बाकी जनजातियाँ अगर आ जाए, ठीक है, एक सहरिया याद कीजिए, 4 जनजातियाँ। बाकी जनजातियाँ आ जाए तो अगर विकल्प में सोनभद्र है तो उसको क्लिक कीजिएगा। खैरवार कहाँ पाया जाएगा तो बिहार बॉर्डर पे। बुक्सा कहाँ पाया जाता है तो बुक्सा बिजनौर, बा से बुक्सा हो जाएगा, बा से बिजनौर हो जाएगा। और थारू कहाँ पाया जाता है तो थारू नेपाल बॉर्डर पे। खैरवार बिहार बॉर्डर, थारू नेपाल बॉर्डर वाले जिले पे जो स्पर्श करते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी सब सोनभद्र कीजिएगा। सहरिया एक है तो उसका आप ललितपुर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। थारू जनजाति है, मैंने बोला था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति के जो लोग कहाँ पाए जाते हैं तो तराई क्षेत्र में, मुख्यतः 5 जिलों में। तराई क्षेत्र का आशय यह है कि जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
कौन सा जिला मुख्यतः पाया जाता है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति पाई जाती है। ये लोग कौन से बनते थे? तो थारू जनजाति के जो लोग हैं वो किरात वंश से संबंधित हैं, ठीक है। और कई इनकी उप प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, उप जनजातियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, थारू जनजाति के लोग जो कद में छोटे होते हैं, चौड़े मुखाग्नि वाले होते हैं और पीले रंग के होते हैं, जिनको आप अन्य भाषा में नेपाली शब्द बोल देते हैं जिनके लिए, ठीक है, नेपाली बोल देते हैं। तो उनसे उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य जो मिश्रित लोग हैं वो होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। कैसे? छोटे कद, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं थारू जनजाति। इनका मुख्य भोजन क्या है? तो इनका मुख्य भोजन चावल है। अब देखिए, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और तराई क्षेत्र में किसकी पैदावार होती है? चावल की होती है, तो इनका मुख्य भोजन भी चावल है। अगला देखेंगे, ये हिंदू धर्म को मानते हैं और बजहर जो है इनका प्रमुख त्यौहार है, इसको भी ध्यान रखिए। और यही जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में नहीं मनाते, पहले मनाते थे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से पितृसत्तात्मक प्रथा की पाई जाती है, ठीक है। और इसमें विधवा विवाह की प्रथा है। इस प्रकार विवाह में भोज और लठ भरवा भोज होता है, ठीक है। इसमें आप थारू जनजाति में क्या याद करेंगे? तो थारू जनजाति में मुख्य रूप से याद करेंगे कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः तराई क्षेत्र में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में पाई जाती है, ठीक है। किस वंश से संबंधित है? तो किरात वंश से संबंधित है। कैसे होते हैं? तो छोटे कद, चौड़ी मुखाग्नि और पीले रंग के। मुख्य भोजन इनका क्या है? तो इनका मुख्य भोजन चावल है, ठीक है। और इनका त्यौहार अगर देखा जाए तो बजहर इनका मुख्य त्यौहार है और इन्हीं के द्वारा दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और इनका समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। ये आपका थारू जनजाति के बारे में हो गया। अगला आपका हो जाएगा बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति आपने पढ़ा था कहाँ पाया जाता है? तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाया जाता है और आगरा में पाया जाता है। और इनका बुक्सा या भोक्सा जनजाति भी लिखा होता है, तो उसका भी संबंध बुक्सा जनजाति से ध्यान रखिए। कहाँ पाया जाता है? तो बिजनौर आगरा में पाया जाता है। भाषा इनकी क्या है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और इनका मुख्य भोजन क्या है? तो इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है, ठीक है। इनमें देखेंगे इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है, इसको ध्यान रखिए। और इनके जैसा क्या होता है, इनका जो जैसे हिंदू धर्म में विभाजन है वैसे बुक्सा जनजातियों में भी विभाजन होता है। ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा और नाई बुक्सा में। नेक्स्ट देखते हैं आपका गोंड जनजाति है, ठीक है। अधिकांश गोंड लोग जो है वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और ये एक उच्च देवी की पूजा करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वरादो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाग पंचमी, दशहरा, पोला इनका प्रमुख त्यौहार है। गोंड, कई गोंड रावण की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा महिगीर। महिगीर जनजाति के लोग बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने थारू याद कर लिया, थारू बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा खरवार। खरवार देख लीजिए, खरवार इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पाया जाता है और खासकर कहाँ पे? तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार बॉर्डर के क्षेत्र में। अभी देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार बॉर्डर से आपको याद हो जाएगा आसानी से। खरवार जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और सोनभद्र में पाए जाते हैं। और इनकी आजीविका का साधन क्या है? तो कृषि और पशुपालन जो है इनकी आजीविका का साधन है। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें भुइयां जनजाति। भुइयां जनजाति ये सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इनका भुइयां जनजाति से संबंधित कुछ कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1955 ईस्वी में की गई। 1995 ईस्वी में इसे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की जाती है। 1955 में किसकी स्थापना की गई? तो समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। किसके लिए? तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। और इसमें विभाजन करके 1995 में इसे एक अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अलग से बनाया जाता है, ठीक है। राज्य विधानसभा में अगर देखा जाए तो 86 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। जिसमें से 84 जो है वो आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति और 2 जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अगला देखते हैं अगला है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो 1976 ईस्वी में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण लिमिटेड की स्थापना होती है।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो यह 1975 ईस्वी में होती है। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब होती है? तो देखिए ये किस लिए हुआ था? तो गरीब एवं बेरोजगार जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि के लिए कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रोसेसिंग, टंकन, अनसुपिक लीवर प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जा रही थी इनके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता था? तो 600 रुपया प्रति माह इनको, ठीक है, सहायता राशि दी जाती थी। अगला देखते हैं आपका एकीकृत जनजाति विकास योजनाएं देखते हैं थोड़ा सा। एक जनजाति से दूसरे जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में विकास के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित की गई। जैसे बुक्सा विकास योजना नजीमाबाद बिजनौर में, एकीकृत जनजाति विकास योजना सोनभद्र में, एकीकृत जनजाति विकास योजना चंदनपुर चौकी लखीमपुर में, थारू विकास परिषद बिशुनपुर विश्राम बलरामपुर में, और बिखरी जनजाति विकास योजना श्रावस्ती महाराजगंज में स्थापित की गई। अगर आर्टिकल में देखा जाए तो आर्टिकल 275(1) में के तहत जनजातियों के विकास हेतु प्राप्त केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।